आप लोग सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज के सेशन में। तो एक बार सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और जो लोग जुड़ चुके हैं वो कमेंट करें कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का आगाज करेंगे। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? तो अगर हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है तो आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। और हमारे साथ जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अंकिमा, आरती यादव, शुभम, अमरेंद्र, पूजा यादव, आरती हमारे साथ हैं। तो सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आज के सेशन में। हमने पिछले क्लास में ब्लड पढ़ा है और आज पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स। इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप। देखिए 1900 से पहले अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती थी तो किसी का भी ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज कर देते थे। उनको लगता था कि लहू ही तो है, सबका रंग लाल। जैसा कि आपने देखा होगा कि नाना पाटेकर साहब एक फिल्म में 3-4 लोगों का हाथ लाकर उसे पत्थर से कुचल देते और कहते हैं तेरा लहू मेरा लहू एक जैसा। ऐसा डॉक्टर्स का भी मानना था। उनको लगता था अरे लहू ही तो है, सब सेम होता होगा, तो किसी का भी ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज कर देते थे। अगर लेने वाला इत्तेफाक से सेम ब्लड ग्रुप का रहा तो आदमी जीवित रहता था, या जिसने लिया है उसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो भी आदमी बच जाता था, या जिससे लिया गया मतलब डोनर का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो भी बच जाता था। इसके अलावा अगर किसी का ब्लड चला गया तो फिर मौत आने से पहले मौत आ जाती थी। इस समस्या का समाधान सबसे पहले लैंडस्टीनर ने 1900 में किया। उन्होंने कहा कि तेरा लहू मेरा लहू एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट पर्सन से ब्लड अलग हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज उन्होंने की। तो रक्त समूह की डिस्कवरी का जो श्रेय है माय डियर फ्रेंड्स, खोज का जो श्रेय है वो जाता है किसको? लैंडस्टीनर साहब को जाता है। कब? 1900 में रक्त समूह की खोज की किसने? लैंडस्टीनर ने। एक सवाल मिल गया आपको, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। अब देखिए लैंडस्टीनर साहब को कैसे पता चला कि ब्लड अलग अलग तरह के होते हैं, है ना? सारे लोगों का ब्लड एक जैसा नहीं होता, ब्लड में ग्रुप्स होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ढेर सारे लोगों के ब्लड को एग्जामिन करना शुरू किया। ढेर सारे लोगों के ब्लड को जब एग्जामिन करना शुरू किया तो उनको अलग अलग केमिकल्स दिखे। उन केमिकल्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर उन्होंने ब्लड को ग्रुप में बांटा। जैसे देखिए आप ही लोगों के ब्लड को चेक करते और अलग अलग लोगों के ब्लड में अलग अलग केमिकल्स दिखते तो उन केमिकल का आप नाम देते ना। वैसे ही लैंडस्टीनर साहब ने उन केमिकल का नाम दिया। पहला जो केमिकल उन्हें दिखा उनका नाम रखा एंटीजन, प्रतिजन। इसको हिंदी में एंटीजन भी लिखा मिल सकता है। और ये एंटीजन दो तरह के थे, ए और बी, तो नाम दिया एंटीजन ए और एंटीजन बी। उन्हें दूसरे प्रकार का जो केमिकल दिखा उस केमिकल का नाम रखा एंटीबॉडीज, यानी प्रतिकारक। हिंदी में एंटीबॉडी भी लिख सकता है। और ये एंटीबॉडी भी दो तरह की थी तो नाम दिया एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इन एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे उन्होंने ब्लड को ग्रुप्स में बांटा। अगर ये एंटीजन और एंटीबॉडीज नहीं होती अलग अलग तरह की तो सबका ब्लड एक जैसा रहता, तब हो जाता तेरा लहू मेरा लहू एक जैसा। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट एंटीजेंस हैं। किसी में एंटीजन ए है, किसी में एंटीजन बी है, किसी में दोनों है, किसी में कोई एंटीजन नहीं है। तो इसके आधार पे ब्लड ग्रुप अलग अलग हो गए। तो एंटीजन दो प्रकार के थे, ए बी, और एंटीबॉडीज दो प्रकार की थी, ए बी। स्मॉल लेटर से दिखाया है। अब यहां से सवाल ये पूछा जाता है कि भाई एंटीजन कहां पाया जाता है? दूसरा सवाल, ये पहला सवाल हो गया खोज का। दूसरा सवाल है कि एंटीजन कहां पाया जाता है? तो उत्तर होगा कि यह आरबीसीज पर पाया जाता है, आरबीसीज की सतह पर पाया जाता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। और एंटीबॉडीज कहां पाई जाती है? तो प्लाज्मा में। रक्त जो प्लाज्मा है ना, तो प्लाज्मा में पाई जाती है एंटीबॉडीज। तो एंटीजेंस पाए जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पे, और एंटीबॉडीज पाई जाती हैं प्लाज्मा में।
तीसरा सवाल कि एंटीबॉडीज और एंटीजेंस क्या हैं, तो आप कहेगा दे आर प्रोटीन्स, यह विशेष प्रकार की प्रोटीन्स हैं और इन्हीं के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर लोगों ने ब्लड को ग्रुप में बांटा। किसने? लैंडस्टीनर साहब ने 1900 में कहा कि भाई लोगों का ब्लड एक जैसा नहीं है, उसको देने से पहले चेक करना जरूरी है। उसके बाद आ जाइए आरएच फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएच फैक्टर क्या नाम है भाई साहब इसका? आरएच फैक्टर नाम है। क्या नाम है? आरएच फैक्टर। हिंदी में भी क्या लिखेंगे? आरएच फैक्टर, या इसी को क्या बोलते हैं? आरएच एंटीजन। क्या बोलते हैं? आरएच एंटीजन या रीशश फैक्टर। रीशश फैक्टर ये क्या है जरा बताइए आप, ये क्या है? देखिए आरएच फैक्टर भी कोई अलग चीज नहीं है। एंटीजन ए और एंटीजन बी की तरह एंटीजन ही है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर भी क्या है? एक प्रकार का एंटीजन है, लेकिन इसकी डिस्कवरी सबसे पहले एक बंदर में हुई थी। बंदर की एक प्रजाति है रीशश बंदर। क्या नाम है? रीशश मंकी, है ना? कहां हुई थी? सबसे पहले इस एंटीजन की खोज इस रीशस बंदर में हुई थी। कब? 1940 में। तो इस बंदर के नाम पे ही इस एंटीजन का नाम रख दिया क्या? आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन। पूरा नाम क्या हो जाएगा? रीशश फैक्टर। तो आरएच फैक्टर भी ए और बी के जैसा एंटीजन ही है, लेकिन चूंकि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले रीशश प्रजाति के बंदर में हुई, इसलिए इसके नाम पे रखा गया इस एंटीजन का नाम। और इसकी खोज किसने करी थी? आरएच फैक्टर की खोज करी थी लैंडस्टीनर साहब ने ही। लैंडस्टीनर साहब ने ही, और उनके साथ एक और वैज्ञानिक आ गए जिनका नाम था वीनर। लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में इसकी खोज की। तो आरएच फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है जिसकी खोज सबसे पहले रीशश नामक बंदर में हुई थी, इसलिए इनके नाम पे इस एंटीजन का नाम रख दिया गया। कब हुई? 1940 में हुई। कब हुई? 1940 में। तो क्वेश्चन पूछा गया कि आरएच फैक्टर जो नाम है उसका पूरा नाम क्या है? आरएच फैक्टर का पूरा नाम है रीशश फैक्टर। और रीशश फैक्टर यानी आरएच फैक्टर का संबंध है कुत्ते से, बिल्ली से, चूहे से, बंदर से। तो उत्तर था कि आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? एक बंदर से है। एक बंदर से है। ठीक है जी। अब देखिए अगर हम बात करें कि आरएच फैक्टर की डिस्कवरी के बाद ब्लड ग्रुप के दो सिस्टम क्लिनिकली इंपॉर्टेंट हो गए, है ना, कि जिनको बिना चेक किए हुए आप ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज करते हैं तो आदमी की जान जा सकती है, जैसे पहले चली जाती थी। डिफरेंट ग्रुप का ब्लड चला गया तो आदमी मर सकता था। तो रक्त समूह की दो पद्धतियां, वैसे तो रक्त समूह की लगभग ढेर सारे सिस्टम है, 100 से ज्यादा सिस्टम है, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए क्लिनिकली दो सिस्टम इंपॉर्टेंट है। इन दो सिस्टम को बिना चेक किए हुए आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो आदमी की जान जा सकती है। तो ब्लड ग्रुप की पद्धतियां, रक्त समूह की पद्धतियां, दो पद्धति हैं जिनको बिना चेक किए हुए आप ब्लड नहीं डाल सकते। एक है एबीओ सिस्टम और दूसरा है आपका आरएच सिस्टम। क्या है? आरएच सिस्टम। एबीओ पद्धति और आरएच पद्धति। एबीओ सिस्टम के अनुसार 4 तरह के ब्लड ग्रुप लोगों को बताए गए। कौन कौन? ए, बी, एबी और ओ। तो एबीओ पद्धति के अनुसार 4 प्रकार के रक्त समूह लोगों को बताए गए, ए, बी, एबी और ओ। और आरएच सिस्टम के अनुसार 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए गए, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। ये आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव क्या है? देखिए एक ऐसा पर्सन जिसके ब्लड में आरएच फैक्टर है या आरएच एंटीजन है, उसके ब्लड को हम पॉजिटिव कहेंगे, आरएच पॉजिटिव कहेंगे। तो आरएच पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? पर्सन विद आरएच फैक्टर। पर्सन विद आरएच फैक्टर, वह व्यक्ति जिसके रक्त में आरएच फैक्टर होता है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? वह व्यक्ति जिसके रक्त में आरएच फैक्टर होता है उसके ब्लड को हम क्या बोलेंगे? आरएच पॉजिटिव। लेकिन पर्सन विदाउट आरएच फैक्टर, पर्सन विदाउट आरएच फैक्टर,
वह व्यक्ति जिसके रक्त में RH फैक्टर नहीं होता उसके ब्लड को हम RH नेगेटिव कहेंगे। जैसे मैं कहूं कि भाई आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, व्हाट डज इट मीन? आपका रक्त समूह A पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू ABO सिस्टम योर ब्लड ग्रुप इज A। ABO पद्धति के अनुसार आपका रक्त समूह क्या है? A। और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? RH पॉजिटिव। मैं कहूं कि आपका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, क्या मतलब है इसका? ABO पद्धति के अनुसार, ABO सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका ब्लड ग्रुप क्या है? A। और नेगेटिव कहने का मतलब RH नेगेटिव। तो वैसा व्यक्ति जिसके रक्त में RH फैक्टर होता है, RH एंटीजन होता है, उसके ब्लड को RH पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन जिसके ब्लड में RH फैक्टर नहीं होगा, RH एंटीजन नहीं होगा, उसके ब्लड को RH नेगेटिव कहेंगे। जैसे A पॉजिटिव कहने का मतलब ABO पद्धति के अनुसार आपका ब्लड ग्रुप A है, पॉजिटिव कहने का मतलब RH पॉजिटिव, निगेटिव कहने का मतलब RH नेगेटिव। अब यहां से दो बातें आपको याद रखनी है कि देखो, वह व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। सो AB पॉजिटिव वाले को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसीवर, सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता या सर्वग्राही। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है वो सभी को दे सकता है ना? तो वैसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। सो इसके ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं क्या? यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता। ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो फिर से सवाल मिल गया कि भाई यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो AB पॉजिटिव वाला सबको अपना ब्लड दे सकता है और O नेगेटिव वाला AB पॉजिटिव वाला सबसे ले सकता है, तो यूनिवर्सल रिसीवर हो गया। और O नेगेटिव वाला सबको दे सकता है, तो यूनिवर्सल डोनर हो गया। आ रही है बात समझ में? दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि रक्त समूह की दो पद्धतियां हैं। फिर से समझिए आलोक, देखिए रक्त समूह की दो पद्धतियां हैं। ABO पद्धति जिसके अनुसार 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए गए, RH पद्धति 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब वह व्यक्ति जिसके ब्लड में RH फैक्टर होगा, जिसके ब्लड में RH फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, सबसे ले सकता है AB पॉजिटिव वाला, सबको दे सकता है AB नेगेटिव वाला। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसी आदमी का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया, ब्लड टेस्ट करने का टाइम नहीं है, उसको हम किसका ब्लड धड़ल्ले से दे सकते हैं? O नेगेटिव वाले का। ठीक है, चलिए अब अगर आपको ABO सिस्टम की जानकारी है और RH सिस्टम की जानकारी है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्तदान। रक्तदान मतलब क्या? रक्त का आदान प्रदान। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, 3 बातें याद करनी है, रटनी है। अगर ये 3 बातें याद हैं आपको तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। पहली बात आपको ध्यान देना है कि एंटीजन A, है ना? पहली बात क्या ध्यान देनी है कि एंटीजन A एंटीबॉडी A के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, थक्का जम जाएगा। क्या हो जाएगा? थक्का जम जाएगा। उसी प्रकार एंटीजन B एंटीबॉडी B के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्लॉटिंग हो जाएगी, थक्का जम जाएगा। ठीक है, यानी A को देखना नहीं चाहता, B को देखना नहीं चाहता। A को A से नफरत है, B को B से नफरत है। एंटीजन A एंटीबॉडी A के संपर्क में आएगा, क्लॉट हो जाएगा ब्लड। एंटीजन B एंटीबॉडी B के संपर्क में आएगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। गैरों पे करम, अपनों पे सितम। गैरों से मोहब्बत, अपनों से नफरत, ऐसा हमारे खून में है। देखो, A को A से प्रॉब्लम है, B को B से प्रॉब्लम है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि एंटीजन A एंटीबॉडी A के संपर्क में नहीं आना चाहिए, B के संपर्क में नहीं आना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो डोनर का एंटीजन है, ये जो डोनर का एंटीजन है माय डियर फ्रेंड्स, डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है। डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है। डोनर मतलब दाता, जो रक्त दे रहा है, और रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता।
जो ले रहा है ब्लड, है ना, प्राप्त करता जो ब्लड ले रहा है, तो डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है। इसका मतलब अगर हमें डोनर का देखना होगा तो डोनर का क्या देखेंगे हम, एंटीजन। डोनर के एंटीजन से हमें मतलब होगा, और रिसीवर का देखना होगा तो हम क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। क्योंकि डोनर के एंटीजन और रिसीवर के एंटीबॉडी में ही क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है। तो डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है। एंटीजेंस ऑफ डोनर रिएक्ट्स विद एंटीबॉडीज ऑफ रिसीवर। एंटीजेंस ऑफ डोनर रिएक्ट्स विद एंटीबॉडीज ऑफ रिसीवर। डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है। ये समझना नहीं है, इसको रटना है। अभी तक जितनी भी बातें मैंने बोली उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई भी समझने वाली बात नहीं थी, इनको रट लेना है। अगर ये 3 पॉइंट आपको याद है, रटा रटाया है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। देखो अब इन 3 रट्टाफिकेशन के आधार पे हम कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लेंगे। देखो एक चार्ट के माध्यम से पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझा देता हूं। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में होंगे, चाहे वो किसी भी लेवल के होंगे, बन जाएंगे। ठीक है जी, चलो। तो यहां पे हमने लिखा है इस कॉलम में रक्त समूह, यहां पर उसमें पाए जाने वाले एंटीजन, यहां पर उसमें पाया जाने वाला एंटीबॉडी, और यहां पर है कैन रिसीव, किससे ले सकता है, किससे ले सकता है, और कैन डोनेट, किसको दे सकता है, किसको दे सकता है। ये 5 कॉलम हमारे पास हो गए। अगर ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब क्या है, उसमें एंटीजन ए होगा। ब्लड ग्रुप ए है मतलब एंटीजन क्या होगा, ए। तो एंटीबॉडी कौन सी, एंटीबॉडी होनी है बी। क्यों, ए को ए से नफरत है, ए को देखना नहीं चाहता, बी को देखना नहीं चाहता। तो ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन निश्चित रूप से ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी उसमें क्या होगी, बी। उसी प्रकार अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन तो आपका बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन होनी है, ए। क्योंकि ए को ए से प्रॉब्लम, बी को बी से प्रॉब्लम। गैरों पे करम अपनों पे सितम, अभी तो पढ़ाया था। उसी प्रकार अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसमें एंटीजन तो दोनों ही होगा, ए और बी। एंटीजन दोनों ही होगा, ए और बी, लेकिन एंटीबॉडीज क्या होंगी, एब्सेंट होगी। क्यों, अगर एंटीबॉडी ए रहा तो इसको प्रॉब्लम, बी रहा तो इसको प्रॉब्लम। तो अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें एंटीजन तो ए और बी दोनों होगा, लेकिन एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीबॉडी एब्सेंट किस में होता है, तो ए बी में होता है। देखो एंटीबॉडी में क्या आ रहा है, ए बी, एंटीबॉडी ए बी, एब्सेंट में क्या आ रहा है, ए बी, और ए बी तो ए बी है ही। तो एंटीबॉडीज एब्सेंट किस में, ए बी में। जैसे सपोज करो कि हमारे 2 दोस्त हैं, मान लिया हम लोग 2 दोस्त हैं जिगरी किस्म के, और हमारे 2 दुश्मन हैं जिगरी के। तो अगर किसी ने हमारे दुश्मनों को पार्टी में इनवाइट किया है तो हम लोगों को नहीं इनवाइट करना होगा। क्यों, गोली चल सकती है कि नहीं। तो अगर एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडीज क्या होंगी, एब्सेंट होगी। तो हम 2 दोस्त हैं और हमारे 2 दुश्मन हैं, और हमारा एक फ्रेंड है जिसको हमसे भी दोस्ती है, हमारे दुश्मनों से भी दोस्ती है। तो अगर उसने हमारे दुश्मन को इनवाइट किया तो हमें इनवाइट नहीं करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एंटीबॉडीज एब्सेंट होती है एपी में। उसी तरह से अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें एंटीजन एब्सेंट होता। तो अगर एंटीजन एब्सेंट नहीं है तो एंटीबॉडीज दोनों होंगी। जैसे अगर हम लोग नहीं पार्टी में गए हैं तो हमारे दुश्मनों को तो वो बुला ही सकता है कि अरे भाई वो लोग नहीं आया, आप लोग आ जाओ। तो एंटी ओ में एंटीजन ना होने के कारण एंटीबॉडीज दोनों रह सकती हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप समझ लोगे कि लैंडस्टीनर साहब ने ब्लड को ग्रुप में बांटा कैसे होगा।
देखो उन्होंने ढेर सारे लोगों के ब्लड का सैंपल लिया होगा, ठीक है, और देखा होगा उन्होंने कि जिस आदमी के ब्लड में एंटीजन ए था उसका नाम क्या रख दिया, ए। कोई आदमी ऐसा भी मिला जिसके ब्लड में एंटीजन बी था तो उसके ब्लड का नाम क्या रख दिया, बी। एक ऐसा भी उसको आदमी मिला जिसके ब्लड में एंटीजन ए और बी दोनों ही थे तो उसके ब्लड ग्रुप का नाम क्या दे दिया, ए बी। और एक ऐसा भी आदमी मिला इतने लोगों में कि ना तो एंटीजन ए था ना तो बी था ही नहीं, एंटीजन था ही नहीं, जीरो एंटीजन, तो नाम क्या दे दिया उसका, ओ मतलब क्या, जीरो एंटीजन एब्सेंट। अगर ये सारे एंटीजन अलग अलग किस्म के एंटीजन ना होते लोगों के ब्लड में तो सबका ब्लड एक जैसा रहता, हम किसी का भी ब्लड बिना टेस्ट किए हुए डाल सकते थे। बात आई समझ में। अब देखो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन क्या रहा होगा, ए, एंटीबॉडी क्या रही होगी, बी। ए वाला किससे ले सकता है, तो ए वाले से, अपनी जाति वाले से, ए से तो ले ही सकता है, और किससे ले सकता है, ओ वाले से। क्यों, पढ़ा है अभी आपने कि ओ यूनिवर्सल डोनर है, ओ किसी को भी दे सकता है, वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, ओ किसी को भी दे सकता है ना। तो ए वाला ले सकता है ए से, अपनी जाति वाले से और ओ से, लेकिन ए वाला किसको दे सकता है, तो ए को तो दे ही सकता है, अपनी जाति वाला है, और किसको दे सकता है, ए बी। क्यों, ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है, ए बी तो किसी से भी ले सकता है। ठीक उसी प्रकार देखिए कि अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन निश्चित रूप से बी रहा होगा लेकिन एंटीबॉडी ए रही होगी, बी वाला ले सकता है बी से और किससे, ओ से, दे सकता है किसको, बी और ए बी को, सिंपल। बी तो अपनी जाति वाला है, ए बी किसी से भी ले सकता है, ए बी जो है किसी से भी ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर है, यूनिवर्सल रिसीवर है। उसी तरह से ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो भाई एंटीजन ए और बी दोनों होगा लेकिन एंटीबॉडीज होंगे एब्सेंट। ये ए बी ले सकता है किससे, सबसे। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल रिसीवर है। ए बी ले सकता है सबसे लेकिन दे सकता है सिर्फ किसको, ए बी को, दे सकता है सिर्फ किसको, ए बी को, दे सकता है सिर्फ किसको, ए बी को, है ना। जातिवाद टाइप का आदमी है, लेना है तो कोई भी चलेगा, देना है तो अपनी जाति वाला ढूंढ रहा है। और अगर हम ओ की बात करते हैं तो ओ में एंटीजन एब्सेंट होंगे, एंटीबॉडीज दोनों होंगे। ओ ले सकता है सिर्फ ओ से, दे सकता है किसको, सबको, यूनिवर्सल डोनर है भाई ये। तो ये तो बड़ी आसानी से आपने समझा दिया लोगों को, जो हमने रट्टाफिकेशन आपको बताया था, रट्टाफिकेशन के आधार पर आपने इस चार्ट को समझा दिया। लेकिन इसको थोड़ा सा हम डीप में चलते हैं, थोड़ा सा गहराई में हम लोग चलते हैं। देखिए जैसे सपोज करो कि आप ए का ब्लड देना चाह रहे हो ए को, ठीक है जी, ए का ब्लड देना चाह रहे हो ए को, तो ये हुआ डोनर और ये हुआ रिसीवर। डोनर का हम क्या देखते हैं, एंटीजन, और रिसीवर का हमें किससे मतलब होगा, एंटीबॉडी से। तो डोनर का हम एंटीजन से मतलब रखेंगे, बाकी इसमें क्या उसको छोड़ देंगे, और रिसीवर के एंटीबॉडी से हमें मतलब होगा, रिसीवर में और क्या है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है, थर्ड पॉइंट। तो यहां पर डोनर है ए में एंटीजन होता है ए, और रिसीवर भी यहां पर ए है, ए में एंटीबॉडी कौन होगा बताइए, बी। डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है, तो डोनर है ए में एंटीजन ए हुआ, रिसीवर भी है ए में एंटीबॉडी कौन होती है, तो बी होती है, और ए और बी में रिएक्शन तो होता नहीं, तो ये ब्लड क्या है, सेफ है ना। ए का ब्लड आप ए को दे सकते हैं, लेकिन देखो आपने ए का ब्लड देने की कोशिश करी है बी को, तो देखिए क्या लफड़ा आएगा। यहां पर ए डोनर है और बी रिसीवर है, डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है, डोनर है ए में एंटीजन होता है ए, रिसीवर है बी में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होती है ए। डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है ना, तो डोनर है ए में एंटीजन होता है ए, और रिसीवर है यहां पर बी,
तो डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है। यहां पर रिसीवर का ब्लड ग्रुप है बी, बी में एंटीबॉडी कौन होता है? ए। अब देखिए ए और ए में क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा और पर्सन की डेथ हो सकती है। ए को देखना नहीं चाहता, बी को देखना नहीं चाहता। ये तो बड़ी आसानी से आपने समझा दिया। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि ए बी यूनिवर्सल रिसीवर क्यों है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि ए बी यूनिवर्सल रिसीवर क्यों है, तब क्या जवाब दीजिएगा? ये आ गया ना समझ में? क्लियर है सबको? ठीक है जी। आरती, अविनाश, क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो आप, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ए बी यूनिवर्सल रिसीवर क्यों है, ए बी क्यों सबसे ले सकता है। कोई ऐसा पूछ दे तो क्या मुंह दिखाइएगा आप उसको? तो यहां पर ए जो है वो डोनर है और ए बी जो है वो रिसीवर है। मैं ये बताने जा रहा हूं कि क्यों ए बी सबसे ले सकता है, क्यों यूनिवर्सल रिसीवर है ए बी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है। यहां डोनर ए है, ए में एंटीजन कौन होता है? ए। और यहां पर रिसीवर कौन है? ए बी। ए बी में एंटीबॉडी क्या होती है बताइए? ए बी में एंटीबॉडी होती है आपकी एब्सेंट। ए बी में एंटीबॉडी क्या होती है? एब्सेंट। अब देखिए डोनर के पास चाहे जैसा भी एंटीजन रहो, ए बी सी डी वॉट एवर जो भी, उससे रिएक्शन करने वाली एंटीबॉडी ही नहीं है। तो आप किसी का भी ब्लड इसमें डाल सकते हैं। किसी का ब्लड कहने का ये मतलब नहीं कि कुत्ते बिल्ली का ब्लड डाल देंगे, आदमी की बात हो रही है। तो यूनिवर्सल रिसीवर ए बी क्यों है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है। देखिए डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है और ब्लड जम जाता है ना। यहां पर रिसीवर के पास एंटीबॉडी ही नहीं है, तो डोनर के पास जैसा भी एंटीजन हो, ए बी सी डी वॉट एवर जो भी, उससे रिएक्शन करने वाला एंटीबॉडी ही नहीं है, इसलिए ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है। जैसे सपोज करो कि मैं अपने घर में अकेला हूं, तो मैं किसी से शादी कर लूं, इंडियन, रशियन, साउथ अफ्रीकन, घर में दिक्कत होगी क्या? नहीं। घर में एंटीबॉडीज कौन होते हैं? माता पिता होते हैं कि भाई तुमने तो नाक कटवा दी। तो घर में अगर माता पिता नहीं है तो कोई भी चलेगी, इंडियन, अमेरिकन, रशियन, साउथ अफ्रीकन, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्लॉटिंग नहीं होगी। उसी तरह से अगर मैं पूछ लूं कि ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है, ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है ना? ए बी तो यूनिवर्सल रिसीवर इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं है। ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है? ओ क्यों सबको दे सकता है ब्लड? तो जैसे ओ का ब्लड आप देना चाह रहे हैं ए को, आप किसी को भी दे सकते हैं, मैंने ए ले लिया है ना। तो ओ यहां पे हुआ आपका डोनर और ए हुआ आपका यहां पर रिसीवर। डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है, तीसरा पॉइंट याद है। तो यहां पर डोनर है ओ में एंटीजन बोलो क्या? तो आप कहोगे सर ओ में एंटीजन नहीं होता। अब देखो रिसीवर के पास जैसी भी एंटीबॉडीज हो, डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है ना, तो डोनर के पास जैसा भी एंटीजन हो, रिसीवर के पास जैसी भी एंटीबॉडी हो, इससे रिएक्शन करने वाला एंटीजन ही नहीं है। डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है ना, तो डोनर के पास एंटीजन है ही नहीं। तो ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है? क्योंकि ओ में एंटीजन एब्सेंट होता है। और ए बी यूनिवर्सल रिसीवर क्यों है? क्योंकि ए बी में एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। ये तो हुआ एबीओ सिस्टम की मैचिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए। लेकिन इतना मैच करके अगर आप खुश हैं तो अभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आरएच सिस्टम भी प्रॉब्लम कर सकता है, तो आरएच सिस्टम को भी मैच करना जरूरी है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आरएच सिस्टम का क्या रोल है उस पर जरा गौर फरमाएंगे। देखिए ये है डोनर और ये है रिसीवर, ये है डोनर और ये है रिसीवर। पहला पॉइंट देखो,
RH पॉजिटिव अपना ब्लड RH पॉजिटिव को दे सकता है। दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों में एंटीजन है RH फैक्टर। उसी तरह से RH नेगेटिव अपना ब्लड RH नेगेटिव को दे सकता है। नेगेटिव कहने का मतलब RH फैक्टर ही नहीं है, एंटीजन ही नहीं है, दोनों सेम ब्लड ग्रुप का है। तीसरा, RH नेगेटिव अपना ब्लड RH पॉजिटिव वाले को दे सकता है। क्यों? RH नेगेटिव कहने का मतलब RH एंटीजन RH फैक्टर नहीं है, तो अगर डोनर के पास एंटीजन ना हो तो वो ब्लड क्या होता है? सेफ होता है। तो RH नेगेटिव वाला RH पॉजिटिव को दे सकता है। लेकिन चौथा पॉइंट, RH पॉजिटिव वाला अपना ब्लड RH नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन वैलिड नहीं है, कौन सा रक्तदान वैध नहीं है, तो डोनर को कभी भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, रिसीवर को कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डोनर को कभी भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, रिसीवर को कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब पॉजिटिव का मतलब कोई भी पॉजिटिव नहीं चलेगा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, और इधर कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो डोनर पॉजिटिव और रिसीवर नेगेटिव नहीं होगा, बाकी ये सब चलेगा। ठीक है, बाकी ये सब चलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ए पॉजिटिव अपना ब्लड ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है। पहला केस पॉजिटिव पॉजिटिव को दे सकता है। ए नेगेटिव अपना ब्लड ए नेगेटिव को दे सकता है। देखिए, ए नेगेटिव वाला अपना ब्लड ए पॉजिटिव वाले को दे सकता है, लेकिन ए पॉजिटिव वाला अपना ब्लड ए नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। देखिएगा, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है भाई साहब, ए है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव होने की वजह से ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता। देखिए, एबीओ सिस्टम की डिस्कवरी 1900 में हो चुकी थी कि ब्लड ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, और लोग ब्लड चेक करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने लग गए। लेकिन कुछ केस में देखा गया कि भाई दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, फिर भी पर्सन की डेथ हो जा रही है। तो 40 साल के बाद लैंडस्टीनर साहब ने ही, उनके साथ एक और साइंटिस्ट आए विनर, लोगों को बताया कि एक और एंटीजन है जिसकी मैचिंग जरूरी है, RH फैक्टर की भी मैचिंग जरूरी है। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, यानी डोनर को कभी भी पॉजिटिव और रिसीवर को कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि दोनों का ब्लड ग्रुप ए ही है, लेकिन क्या ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों वैलिड नहीं है? ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों वैलिड नहीं है? जरा इस पे गौर फरमाइए, आप जरा इस पे गौर कीजिए। जैसे मान लिया मैंने कहा कि यहां पर है डोनर और यहां पे है आपका रिसीवर, है ना। ए पॉजिटिव अपना ब्लड ए नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? इस पर जरा हम लोग गौर फरमाएंगे। दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वैध नहीं है। हम क्या देखते हैं? डोनर का एंटीजन, ए में एंटीजन क्या होगा? ए होगा। और रिसीवर का क्या देखते हैं? एंटीबॉडी, रिसीवर भी ए ही है, तो ए में एंटीबॉडी होती है, बताइए कौन? बी। ए में एंटीजन तो ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है, तो डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है। ए और बी में कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन होता है ए का ए के साथ, बी का बी के साथ। ए को देखना नहीं चाहता, बी को देखना नहीं चाहता। तो जब ए पॉजिटिव का ब्लड ए नेगेटिव में जाएगा तो ए और बी में कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, देखिए यहां पे एंटीजन ए के साथ एक दूसरा एंटीजन भी है जिसका नाम क्या है? RH एंटीजन या RH फैक्टर। इसमें दो प्रकार के एंटीजन है। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें RH एंटीजन भी है, यानी RH फैक्टर भी है। तो जब ए पॉजिटिव का ब्लड ए नेगेटिव में जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ए और बी में तो रिएक्शन होता नहीं, इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रॉब्लम कर देगा। RH फैक्टर जैसे ही जाएगा नेगेटिव वाले के शरीर में,
तो RH पॉजिटिव वाला ब्लड जब RH नेगेटिव के शरीर में जाता है तो ये RH फैक्टर के अगेंस्ट इसके शरीर में एक एंटीबॉडी बनेगी। उस एंटीबॉडी का नाम रखा गया RH एंटीबॉडी, हिंदी में भी यही लिखेंगे। अब देखिए RH फैक्टर जो डोनर के पास था, RH एंटीबॉडी जो रिसीवर के शरीर में बन गई, RH फैक्टर के अगेंस्ट इसके शरीर में केमिकल बना और इन दोनों में रिएक्शन हो गया और RH फैक्टर और RH एंटीबॉडी में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ और पर्सन की हो सकती है क्या, डेथ। तो यहां पर जो प्रॉब्लम है ना, ये नॉर्मल एंटीजन की वजह से नहीं है। ये नॉर्मल एंटीजन कोई लफड़ा नहीं कर रहा है। देखिए ए और बी में रिएक्शन नहीं होता, डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से रिएक्शन करता है ना। तो डोनर ए है, ए में एंटीजन ए होगा, रिसीवर भी ए है, ए में एंटीबॉडी बी होगी, तो ए और बी में कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये लफड़ा कर रहा है, ये जो एक्स्ट्रा एंटीजन है ना, RH एंटीजन जिसको RH फैक्टर कहते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये जब इसके शरीर में जाएगा, रिसीवर के शरीर में, तो RH फैक्टर के अगेंस्ट इसकी बॉडी में एक केमिकल बनने लगेगा और इन दोनों में रिएक्शन के फलस्वरूप पर्सन की डेथ हो जाएगी। इसको ऐसे समझिए, जैसे सपोज करो कि ये दो फैमिलीज हैं, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, इन दोनों में रिश्ते की बात चल रही है, इन दोनों में रिश्ते की बात चल रही है और ये दोनों तरफ के गार्जियंस हैं। इनको रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है कि चलो भाई ए पॉजिटिव ए नेगेटिव है तो क्या होगा, शादी हो जाएगी। लेकिन इस फैमिली में एक और मेंबर है, ये पिता हो गए लड़के के, लेकिन ये हो गए दादाजी। क्या समझ लो, RH फैक्टर को क्या समझो, दादाजी समझ लो। ये भाई साहब पुराने ख्यालात के आदमी, ये कह रहे कि हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव में शादी हुई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे यहां आने की, है ना। तो जब ऐसा इन्होंने दादाजी ने बोला तो इधर दादी जी गुस्सा हो गई इस फैमिली में कि भाई हम लोग गिरे हुए हैं क्या, हम लोग शादी नहीं करेंगे। तो इसके कारण इधर रिएक्शन हो गया, है ना, और प्रॉब्लम में आ गए। तो कभी भी डोनर को पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, रिसीवर को निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई ओ नेगेटिव ही यूनिवर्सल डोनर क्यों है, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों नहीं है, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों नहीं है ना। तो आप कहिएगा सर देखो ओ नेगेटिव ही यूनिवर्सल डोनर क्यों है, ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों नहीं है। तो देखिए ओ पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है, ओ कहने का मतलब इसमें एंटीजन ए नहीं है, एंटीजन बी नहीं है, लेकिन कौन सा एंटीजन है, पॉजिटिव कहने का मतलब RH फैक्टर है, यानी RH एंटीजन है। ये एंटीजन तो सिर्फ पॉजिटिव वालों में ही जाएगा ना, निगेटिव में जाएगा तो ब्लड जमा देगा। और O नेगेटिव कहने का मतलब क्या हुआ, O नेगेटिव कहने का मतलब एंटीजन A नहीं है, एंटीजन B नहीं है, RH एंटीजन भी नहीं है, यानी RH फैक्टर भी नहीं है। अब देखिए डोनर के पास अगर किसी तरह का एंटीजन नहीं हो वो ब्लड सेफ होगा ना, क्योंकि डोनर का एंटीजन रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया करता है। अगर डोनर के पास एंटीजन नहीं है तो वो रिसीवर के एंटीबॉडी से प्रतिक्रिया ही नहीं करेगा। तो O नेगेटिव के पास किसी तरह का भी एंटीजन ना होने के कारण ये यूनिवर्सल डोनर हो गया, है ना। ये O पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव वालों तक ही सीमित रह जाएगा, निगेटिव वाले में जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन O नेगेटिव आप किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीजन A नहीं है, B नहीं है, और निगेटिव कहने का मतलब RH फैक्टर भी नहीं है, RH एंटीजन भी नहीं है। ठीक है, तो डोनर को पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, रिसीवर को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया RH फैक्टर का लफड़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। लेकिन RH फैक्टर प्रॉब्लम कर सकता है प्रेगनेंसी के दौरान भी। ये प्रेगनेंसी के दौरान RH फैक्टर क्या प्रॉब्लम कर सकता है उस पर हम लोग गौर करेंगे, है ना। प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो RH फैक्टर क्या प्रॉब्लम कर सकता है इस पर एक नजर डालिए। जैसे मान लिया कि कोई पुरुष है, कोई मेल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है। क्या है, RH पॉजिटिव है,
और इसकी शादी एक ऐसी महिला से हो गई है, इसकी शादी एक ऐसी महिला से हो गई है इत्तेफाक से जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। अब इन दोनों का अगर विवाह हो गया गलती से, तो इसके बच्चे मरे हुए पैदा होंगे, सारे के सारे बच्चे मरे पैदा होंगे। हो सकता है पहली संतान जीवित हो, इसकी पहली संतान क्या हो, जीवित हो, लेकिन बाकी सारे बच्चे इसके मरे हुए पैदा होंगे। इस बीमारी को हम लोग कहते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या कहते हैं? एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब इसका नाम लिख दूंगा। तो अगर आप शादी से पहले 36 गुणों का मिलान करते हैं तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि भाई कहीं इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कहिए भाई कि हम दूसरा कॉम्बिनेशन खोजते हैं, ये लीथल कॉम्बिनेशन है। लेकिन आपने पहले से ही चांद सूरज सितारे लाने की बातें कर रखी हैं तो फिर ठीक नहीं होता है। फिर मोहतरमा आपसे कहेंगे कि तुमने चांद सूरज सितारे लाने की बात कही थी, RH फैक्टर की वजह से भाग रहे हो। तो अब तो वैक्सीनेशन आ गया है कि पहली प्रेगनेंसी के बाद फिर क्या करते हैं, फीमेल को इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीनेट करते हैं और कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ये शादी ठीक नहीं है, RH पॉजिटिव का विवाह RH नेगेटिव से क्यों नहीं हो सकता। RH पॉजिटिव कहने का मतलब कोई भी RH पॉजिटिव नहीं चलेगी, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, और इधर कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है, देखो, अगर RH पॉजिटिव का विवाह RH नेगेटिव के साथ हो गया तो क्या होगा, तो इन दोनों का जो बेबी होगा, इन दोनों का जो फीटस होगा, भ्रूण होगा, है ना, इन दोनों का जो फीटस होगा वो कैसा होगा बताओ। तो वो होगा RH पॉजिटिव वाला बच्चा। क्या होगा? RH पॉजिटिव वाला होगा बेबी। तो बच्चा हो गया RH पॉजिटिव का, फीटस का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या होता है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव तो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। निगेटिव निगेटिव है तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है और दूसरे का क्या है, नेगेटिव है, तो बच्चा तो पॉजिटिव वाला होगा। अब आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन में कि जो बच्चा होता है वो मां के ब्लड के संपर्क में रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, है ना, गर्भनाल के थ्रू बच्चा जो है वो मां के ब्लड के संपर्क में रहता है। बच्चे को खाना पानी मदर से ही मिलता है। अब देखिए, बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, मतलब बच्चे में क्या है, RH फैक्टर है। बच्चे में क्या है, RH फैक्टर है, RH एंटीजन है। तो जब हम बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड काटेंगे, जन्म के बाद ये जो गर्भनाल है काटते हैं, तो दोनों का ब्लड मिक्स होगा। अभी आपने पढ़ा था जब RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव वाले के शरीर में जाता है तो RH नेगेटिव वाले के शरीर में क्या बनना शुरू हो जाता है, RH एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। RH एंटीबॉडी मदर के शरीर में बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, RH फैक्टर जो बच्चे के पास है, भ्रूण के पास, और RH एंटीबॉडी जो है वो बन गया है महिला के शरीर में। इन दोनों में क्या होगा, रिएक्शन होगा और बच्चे की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इस बीमारी को हम लोग कहते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्या बोलते हैं, इस बीमारी का नाम है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। हिंदी में भी यही लिख देंगे, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नाम की बीमारी। ठीक है, पहला बच्चा क्यों जीवित हो सकता है? पहला बच्चा इसलिए जीवित होगा कि अगर पहली प्रेगनेंसी है और ये एंटीबॉडी कम बनी है तो हो सकता है कि पहला बच्चा जीवित हो जाए। लेकिन अगली बार फिर प्रेगनेंसी होगी, बच्चा फिर से पॉजिटिव होगा, फिर से एंटीबॉडी बनेगी,
और बच्चे को निश्चित रूप से मार देगा। तो पहला बच्चा हो सकता है कि जीवित हो, पहला बच्चा भी मर सकता है, लेकिन जनरली पहला बच्चा जीवित होता है, लेकिन बाद में सारे बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। तो जब सारे बच्चे मरने लगते हैं तो फिर शक होता है कि कहीं किसी ने कुछ कर करा तो नहीं दिया। अरे कर करा नहीं दिया, कहां का प्रॉब्लम था? आरएच फैक्टर का, शादी से पहले देखना था ये। और फिर तब लोग जाते हैं बाबा के पास और बाबा कहते हैं कि किसी अपने ने ही कुछ कर करा दिया है। तो वो आदमी हर आने जाने वालों को शक की नजर से देखता है अपने यहां। अच्छा, मां क्यों नहीं मर रही है, बच्चा ही क्यों मर जा रहा है? क्योंकि मां है। मां क्यों नहीं मर जा रही है? देखिए, मां का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें RH फैक्टर नहीं है ना। RH एंटीबॉडी इसमें बन रही है, लेकिन उससे रिएक्शन करने वाला फैक्टर ही नहीं है, तो मां को कुछ नहीं होगा। मां के शरीर में ये जो RH एंटीबॉडी बन रही है ना, वो बच्चे को मार दे रहा है। तो कौन सा विवाह ठीक नहीं है? देखो, ये मान लिया कि मेल है और ये मान लिया कि फीमेल है ना। तो अगर दोनों ही पॉजिटिव है, मेल और फीमेल दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो विवाह ठीक है। दोनों ही निगेटिव है तो भी सही है। अगर मेल निगेटिव है, फीमेल पॉजिटिव है, तो भी ठीक है। प्रॉब्लम कहां पे आएगी? जब पुरुष को पॉजिटिव और महिला को निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, पुरुष को पॉजिटिव और महिला को निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो क्वेश्चन होता है कि कौन सा विवाह ठीक नहीं है? तो पुरुष को पॉजिटिव और महिला को निगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर जो बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम क्या है? तो याद कर लेना है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। बीमारी का नाम क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो बच्चा बेचारा मर जाता है। तो शादी से पहले ये ध्यान देना चाहिए आपको, है ना। शादी से पहले ये ध्यान देना चाहिए। क्लियर है जी? ये हो गया। चलो, तो ये हुआ हमारा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का केस। ठीक है, अब आते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपका कि अ पर्सन हैविंग AB ग्रुप ऑफ ब्लड कैन डोनेट ब्लड टू अ पर्सन हैविंग। AB ब्लड ग्रुप वाला किसको अपना ब्लड दे सकता है? तो अभी आपने पढ़ा कि AB वाला अपना ब्लड दे सकता है सिर्फ AB को। AB वाला ले सकता है सबसे, लेकिन दे सकता है सिर्फ AB वाले को। दे सकता है सिर्फ AB वाले को। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल ब्लड डोनर। कौन यूनिवर्सल ब्लड डोनर है? ग्रुपिंग O टाइपिंग RH पॉजिटिव, ग्रुपिंग O टाइपिंग RH नेगेटिव, ग्रुपिंग AB टाइपिंग RH नेगेटिव, ग्रुपिंग AB टाइपिंग RH नेगेटिव। तो आपने पढ़ा कि यूनिवर्सल डोनर क्या होता है? O नेगेटिव। तो ग्रुपिंग O टाइपिंग RH नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से आपके एग्जाम्स में सवाल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। जैसे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से कौन ब्लड के फंक्शन है? तो देखो, ब्लड के फंक्शन को हम क्वेश्चन के फॉर्म में कर दे रहे हैं, है ना, कि रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए, ब्लड जो है वो हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। ब्लड जो है वो वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है, जैसे यूरिया जो लिवर में बनता है उसे किडनी में ले जाता है और किडनी उसको बॉडी से बाहर कर देती है। तो ये ब्लड का फंक्शन है कि वेस्ट मटेरियल को कैरी करना। ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल, ब्लड बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ब्लड जो है वो इंडोक्राइन ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलता है उसको भी कैरी करता है ना, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक। तो हार्मोन वगैरह, आपके फूड वगैरह, है ना, सब ब्लड से ही कैरी होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फंक्शन कौन है ब्लड का, तो यहां पे उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये सब आपके ब्लड के कार्य हैं। तो ब्लड के कार्य को हमने एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने पेश कर दिया। ठीक है जी, चलो। जैसे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ब्लड के द्वारा किन पदार्थों का परिवहन होता है? तो देखिए, आप जानते हैं कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, CO2 को कैरी करता है, वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, हार्मोन्स को कैरी करता है।
है ना। तो जितना भी ट्रांसपोर्ट का काम है वो पूरी बॉडी में ब्लड के द्वारा भी होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरी करता है। लीवर बनता है, लीवर में यूरिया बनता है, उसे किडनी तक ले जाता है और किडनी बाहर निकाल देता है। न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव फूड में, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है आंतों से कहां चला जाता है? ब्लड में, और ब्लड से होता हुआ सेल में। तो उत्तर हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब ब्लड के फंक्शंस हो गए क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। कभी कभार यहां से भी क्वेश्चन हो जाया करते हैं। रक्त समूह की वंशानुगति। इनहेरिटेंस का मतलब होता है गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना या माता पिता से संतानों में जाना। जैसे हमने कहा था कि कैरेक्टर्स को कौन ले जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में? जीन। जीन क्या करते हैं? गुणों को माता पिता से संतानों में ले जाते हैं। और हर कैरेक्टर के लिए वन पेयर जीन्स होते हैं, एक माँ का जीन और एक बाप का जीन। दोनों का जीन मिलकर बच्चे के कैरेक्टर को डिसाइड करता है। जैसे बॉडी की हाइट एक कैरेक्टर है, इसको वन पेयर जीन डिसाइड करेगा। एक माँ का जीन, एक बाप का जीन, दोनों का जीन मिलकर डिसाइड करेगा कि बच्चे की हाइट क्या होगी। बालों का कलर एक कैरेक्टर है कि भूरे बाल होंगे, काले बाल होंगे, इसको भी वन पेयर जीन डिसाइड करेगा, एक मदर का एक फादर का। आंखों का रंग एक कैरेक्टर है कि भाई नीली आंखें होंगी, काली आंखें होंगी, गुलाबी आंखें होंगी। तो आंखों का रंग एक कैरेक्टर है, इसको भी वन पेयर जीन डिसाइड करेगा। एक मदर का जीन, एक फादर का जीन, दोनों का जीन मिलकर डिसाइड करेगा कि बच्चों के आंखों का रंग क्या होता है। तो गुणों को माता पिता से संतानों में ले जाता है जीन, और हर कैरेक्टर के लिए वन पेयर जीन होता है। उसी तरह से ब्लड ग्रुप भी क्या है? कैरेक्टर है, और इसको वन पेयर जीन डिसाइड करेगा। तो यहां से क्वेश्चन होंगे कि जैसे मान लिया कि आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जो मैं 2-3 चीजें बतला रहा हूं उसको बस याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन कभी गलत आपका नहीं होगा। तो देखिए यहां पर हम लिखने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह, रक्त समूह, और यहां पर उसको बनाने वाले जीन्स, इसको याद कर लेना है बस, है ना। समझना नहीं, रटना है। अभी रट लीजिए, फिर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, याद करना है। जैसे मान लिया कि ब्लड ग्रुप ए है, तो उसको एक जोड़ा जीन बनाएगा, एक मां का एक बाप का। तो अगर मान लिया कि दोनों में से एक की तरफ जीन आया है ए और दूसरे की भी तरफ से जीन आया है ए, मदर की तरफ से भी जीन आया है ए, फादर की तरफ से भी जीन आया है ए, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। या फिर दोनों में से किसी एक की तरफ से जीन आया है ए, मान लिया मदर की तरफ से जीन आया है ए और फादर की तरफ से जीन आया है ओ, तो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए ही होगा। तो दोनों में से किसी एक पेरेंट की तरफ से जीन आया है ए और दूसरे की तरफ से आया है ओ, तो ब्लड ग्रुप होगा ए। इसको समझना नहीं है, याद रखना है। ऐसा हुआ तो भी ए, ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ तो भी ए। आप कहेगा सर ये आई क्या है? तो जीन है, हमने जीन को आई से दिखा दिया, आई ए, आई ओ। आप जीन को जी से दिखा सकते थे, जी से, हमने आई से दिखाया। आई क्या है? जीन है, आई ए जीन है। उसी तरह से अगर ब्लड ग्रुप बी है माय डियर फ्रेंड्स, तो जीन आया होगा दोनों की तरफ से बी, मदर की तरफ से भी बी आया है, फादर की तरफ से बी आया है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होना है बी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी एक पेरेंट की तरफ से आया है बी और दूसरे की तरफ से आया है ओ, तो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। रटना है इसको। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके लिए तो एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है कि दोनों में से एक की तरफ से आया होगा ए और दूसरे की तरफ से आया होगा बी, तभी ब्लड ग्रुप संभव है ए बी। जैसे मान लिया मदर की तरफ से आया है ए, फादर की तरफ से आया है बी, या फादर की तरफ से आया है ए, मदर की तरफ से आया है बी, तो दोनों में से किसी एक पेरेंट की तरफ से ए आया है, दूसरे की तरफ से बी आया है, तो ब्लड ग्रुप आपका क्या बनना है? ए बी बनना है। और ब्लड ग्रुप ओ कब बनेगा? ब्लड ग्रुप ओ कब बनेगा? जब दोनों की तरफ से आया हो ओ, मदर की तरफ से भी और फादर की तरफ से भी ओ आया हो,
तो ब्लड ग्रुप आपका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इसको आपको समझना नहीं है, रट लेना है, बस इतना अगर याद है तो इसका क्वेश्चन कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। इसका जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, है ना, कि अगर ऐसा है तो भी बनेगा ए, ऐसा है तो भी बनेगा ए, ऐसा कॉम्बिनेशन है तो बी, ऐसा कॉम्बिनेशन है तो बी, ए बी के लिए ऐसा, ओ के लिए ऐसा। अब इतना अगर याद हो गया तो हम क्वेश्चन लेके दिखा देते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के मान लिया कि ये मेल है और ये मान लिया कि फीमेल है, उनमें से एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, तो बताइए कि इनके बच्चों में रक्त समूह की क्या संभावना बनेगी। आप में से किसी एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का बी है, जैसे मान लिया कि पिता का ए है, माता का बी है, तो आपके भाई बहनों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीन लिखेंगे। ए को बनाने वाले जीन है कौन, बताइए, आई ए या आई ओ, बताइए कौन वाला कॉम्बिनेशन लेंगे कि रिजल्ट पूरा आएगा। हमने कहा था कि अगर ऐसा है तो भी ब्लड ग्रुप ए बनेगा, ऐसा है तो भी ए बनेगा, कौन वाला लेंगे हम कॉम्बिनेशन के मतलब टोटल रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम रिजल्ट आएगा, तो ये वाला है ना। इसमें दो तरह के जीन हैं, तो जब भी ए का हमें चूज करना होगा जीन तो ये वाला चूज करेंगे। उसी तरह से अगर हम बी की बात करें तो बी को बनाने वाले जीन थे आई बी और आई ओ। आप मुझे बताओ कौन वाला कॉम्बिनेशन लेंगे कि टोटल रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। तो आप कहेंगे सर ये वाला कॉम्बिनेशन हम सिलेक्ट करेंगे, आई ओ, क्योंकि इसमें दो तरह के जीन हैं तो टोटल रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हम जीन लिखेंगे। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, इसमें दो तरह के जीन हैं तो अलग अलग लिख दीजिए, आई ओ, और यहां पे भी दो तरह के जीन हैं तो आई ओ। अब मान लिया इसका दोनों से कॉम्बिनेशन करा के देखते हैं, ये इससे अगर मिल गया जीन तो बन गया आपका आई बी, और इस कॉम्बिनेशन में ब्लड ग्रुप बनता है ए बी। इसका इससे देख लिया, अब इसका इससे देखो, कॉम्बिनेशन बता दो, आई ओ, इस कॉम्बिनेशन पे ब्लड ग्रुप बनता है ए, तो इसका दोनों से देख लिया। अब इसका दोनों से देखते हैं, देख लो, अगर ये इससे मिल गया तो कॉम्बिनेशन बनता है आई ओ, और इस कॉम्बिनेशन में ब्लड ग्रुप हमारा बनता है बी। और अगर हम बात करें, देख लो, ये अगर इससे मिल गया तो आई ओ, इस कॉम्बिनेशन में ब्लड ग्रुप बनता है ओ। यानी ए का विवाह अगर बी के साथ हुआ है, ए का विवाह अगर बी के साथ हुआ है तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, तो चारों तरह के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं इसके बच्चों के, ए बी और ओ, है कि नहीं। तो अगर ए का विवाह बी के साथ हुआ है तो इसके बच्चों में कौन कौन सा रक्त समूह संभव है, तो आप कहेगा सर सारे के सारे ब्लड ग्रुप इसमें आ रहे हैं, संभव हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार अगर मैं कहूं, एक और सवाल लेता हूं कि ए का विवाह अगर ओ के साथ हो गया है, मान लिया मेल का है ए, फीमेल का है ओ, तो इसका विवाह हो गया है दोनों का, तो इनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप संभव है, जरा आप लोग बताओ। तो ए का हम लोग कॉम्बिनेशन चूज करेंगे, बताओ कौन सा, आई ओ हमेशा, और ओ के लिए तो एक ही है ही, आई ओ। अब बताओ यहां पे दो प्रकार के जीन हैं तो इसे अलग करके लिख दे, लिख दिया, और यहां पे तो एक ही प्रकार के जीन हैं तो एक ही बार लिखने से काम चल जाएगा। आप दो बार लिख के देख लीजिए, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये अगर इससे कंबाइन कर जाता है तो ब्लड ग्रुप हमारा हुआ आई ओ, और ये अगर इससे कंबाइन कर जाता है ना, ये अगर इससे कंबाइन कर जाता है तो हमारा आई ओ ब्लड ग्रुप हो गया हमारा ओ। इस कॉम्बिनेशन में ब्लड ग्रुप हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा।
यानी ए का विवाह अगर ओ के साथ हुआ है तो पॉसिबल कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, पॉसिबल कौन सा है, ए और ओ। अगर ए का विवाह ओ के साथ हो गया है तो उसके बच्चों में जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए और ओ बनेगा। लेकिन ये भी पूछ सकता था कि कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, कौन सा रक्त समूह संभव नहीं है, तो इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी बी और ए बी नहीं हो सकता। ए का विवाह अगर ओ के साथ हो गया है तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या फिर ओ होगा, बी और ए बी कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया मतलब समझ लो कि बच्चा उसका नहीं है कि नहीं। यहां पर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराने की जरूरत नहीं है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराने की जरूरत नहीं, ये तो ब्लड ग्रुप से ही समझ में आ जाएगा कि अगर दोनों दंपति में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है दूसरे का ओ है तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या फिर ओ होगा, बी और ए बी कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ है मतलब वो उसका बच्चा तो नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी प्री में कि एक दंपत्ति है जिनमें से एक का ब्लड ग्रुप ए है दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ है और इनके विवाह के कई सालों तक के बाद भी इसको बच्चा नहीं हुआ, तो इसने एक बच्चा क्या किया, एडॉप्ट किया, एक बच्चा इसने गोद लिया। क्या किया, एक बच्चा इसने गोद लिया। अब इस बच्चे के गोद लेने के बाद इसकी बरकत से, इस बच्चे की बरकत से इसे ट्विन्स हुए, जुड़वा बच्चा हुआ। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब जुड़वा बच्चा हो गया। तो इसके पास अब कुल कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए। एक तो उसने गोद लिया था और फिर जुड़वा बच्चे पैदा हुए। और बोल रहा है कि बच्चों का ब्लड ग्रुप कुछ ऐसा है, ये जो बच्चे हो गए तीनों, उनमें से ब्लड ग्रुप है ए, पी और ए बी। इन तीनों बच्चों का ब्लड ग्रुप जो है वो इस तरह से, एक का ब्लड ग्रुप ए है, एक का ब्लड ग्रुप बी है, सॉरी एक का ओ है, एक का ब्लड ग्रुप ए है दूसरे का ओ है और तीसरे का मान लिया ए बी है। तो बताओ कि कौन सा बच्चा गोद लिया हुआ है, गोद लिया हुआ बच्चा कौन है। तो देखो ए और ओ अगर है दंपत्ति का ब्लड ग्रुप तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है या फिर ओ हो सकता है, ए बी कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ए बी जो है वो गोद लिया हुआ बच्चा है, गोद लिया गया बच्चा है कि नहीं। आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाता हूं कि वो क्वेश्चन एक्चुअली में था क्या, एक्चुअली में था क्या। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि एक मैरिड कपल ने एक बच्चा एडॉप्ट किया, एक मेल बच्चे को एडॉप्ट किया, कुछ सालों के बाद उसे ट्विंस पैदा हुए। ब्लड ग्रुप ऑफ कपल, कपल का ब्लड ग्रुप ए और ओ है और बच्चों का ब्लड ग्रुप ए, ओ और ए बी है। तो बताइए एडॉप्टेड चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, एडॉप्टेड चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। एक विवाहित जोड़े ने एक लड़के को गोद लिया, कुछ साल बाद उनके जुड़वा बच्चे पैदा हुए, कपल का ब्लड ग्रुप ए और ओ है, तीनों बेटों का ब्लड ग्रुप ए, ओ और ए बी है। तो बताओ कि गोद लिया हुआ बच्चा कौन है। तो आप कहेगा सर गोद लिया हुआ बच्चा उसका हो ही नहीं सकता, ए बी वाला उसका बच्चा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप लोगों के एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, जैसे क्वेश्चन है कि आपके किसी एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, तो बताइए कि भाई आपका ब्लड ग्रुप इनमें से क्या हो सकता है, आपका ब्लड ग्रुप इनमें से क्या हो सकता है। तो दोनों दंपत्ति में से एक का ब्लड ग्रुप अगर ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, अभी तो बताया था। तो बस ये पॉइंट आपको याद रखना है और किसी का भी शादी करवा के आप देख सकते हैं, रिजल्ट आपका बन जाएगा, है ना, रिजल्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने बताया है इस पर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। क्लियर है, चलो अब लास्ट में हम देखेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप या रक्तदाब भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, बीपी। बीपी क्या होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक
प्रेशर। संकुचन दाब बटा अनुशीतलन दाब, अनुशीतलन दाब। सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर के रेशियो को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? जब ब्लड जो है, हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, तो हार्ट के पंपिंग को, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं। रिलैक्स होता है तो क्या कहते हैं? डायस्टोल। तो जब हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है तो उस समय का प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलैक्स हो रहा होता है तो डायस्टोलिक प्रेशर। इन दोनों के रेशियो को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो संकुचन दाब बटा अनुशीतलन दाब कहलाता है रक्त दाब। सामान्य रक्तचाप कितना होता है? सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 बटा 80 mm ऑफ Hg। क्या होता है? 120 बटा 80 mm ऑफ Hg। 120 बटा 80 mm ऑफ Hg। Hg मतलब मरकरी, mm का मतलब मिलीमीटर। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एक सामान्य मनुष्य का। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 बटा 80 mm ऑफ Hg, जहां पर 120 क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर। mm का मतलब मिलीमीटर, Hg मतलब पारा। आपको पता होगा हाइपर टेंशन। क्या? हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन का मतलब होता है हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप। और हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्या होता है? लो बीपी, निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप। खतरनाक कौन होता है? हाइपरटेंशन खतरनाक होता है। हाइपोटेंशन यानी कम बीपी है तो हम खा पी कर मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। रक्तचाप को मापा जाता है, रक्तचाप को मापा जाता है। रक्तचाप को एक यंत्र के द्वारा मापते हैं, उस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। वो इस तरह का एक यंत्र होता है जिसको आपने डॉक्टर के पास देखा होगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि एज बढ़ने के साथ साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ। आयु बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर घटता है कि बढ़ता है? जरा बताइए मुझे। आयु बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर जो होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर जो है जनरली बढ़ता है। तो आयु बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बढ़ता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी घटती है ना। कोलेस्ट्रॉल वगैरह क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं। तो ये हमारा था ब्लड और ब्लड ग्रुप और इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की वंशानुगति। ठीक है जी। बाकी इसका जो निचोड़ है हम YouTube पर, अपने YouTube चैनल पर डाल देंगे। YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइंस बाय जुबैर एहसानी। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।